फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे अर्थ का जो हीट बजट है और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हीट बजट के बारे में पढ़ेंगे। देखो, इंसोलेशन सन से निकलती है 100% के रूप में। जब वो 100% निकलती है, अब इसके अंदर जानेंगे कि 100% तो निकलती है सन से, लेकिन अर्थ के ऊपर कितना परसेंट पहुंचती है और अगर कितना प्रतिशत पहुंचती है तो क्यों पहुंचती है, क्या ऐसा रीजन है कि उतना 100% क्यों नहीं पहुंच पाती, अगर नहीं पहुंच पाती तो ये खपत होती है तो कहाँ पे खपत होती है, उसके बारे में सारे को जानेंगे। फ्लो डायग्राम के मेथड से तरीके से जानेंगे ये क्या है। देखो, जीटी त्रिवार्था, जीटी त्रिवार्था ये एक भूगोलवेत्ता रहे हैं। इनके अनुसार हम पढ़ेंगे आज, इसके बारे में जानेंगे। देखो, जीटी त्रिवार्था के अनुसार हम किसके हीट बजट को जानेंगे। देखो, अगर हम हीट बजट को जाने तो ये आपको सबसे पहले सन बनाना होगा। आपको सन यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है। अगर आप बनाओ तो ये हम देखो ये सन है, ठीक है। ये आपका सन बन गया। सन से निकली रेडिएशन 100% के रूप में हम माने कि 100% यहां से निकली रेडिएशन। यहां से कितना परसेंट निकली रेडिएशन, यहां से निकल रही है पूरा का पूरा 100%, ठीक है। और सच में यहां क्या निकलती है, इंसोलेशन। इनकी इंसोलेशन निकली 100% निकली। अब 100% निकलने के बाद कुछ दूरी तय करने के बाद आपको इनको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, कुछ दूरी तय करेगी। देखो, एक और चीज आप समझो कि ये जब इंसोलेशन निकलती है तो शॉर्ट वेव लेंथ के रूप में निकलती है। शॉर्ट वेव लेंथ के रूप में निकलते हैं। पहले भी मैंने बता रखा क्या क्यों निकलती है शॉर्ट वेव लेंथ के रूप में। और जब पृथ्वी से निकलती है वो दीर्घ लघु तरंग दैर्ध्य या दीर्घ तरंग दैर्ध्य क्यों होती है, इसे बोलते हैं लघु तरंग दैर्ध्य। लघु तरंग दैर्ध्य जब यहां से निकलती रेडिएशन और कुछ दूरी पर तय करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे, तो ये इनका कुछ कंज्यूम हो जाता है, कुछ पार्ट, जिसे बोलते हैं बादल, क्लाउड के रूप में। इस टाइप से जो क्लाउड होता है, क्लाउड के रूप में इसका कंज्यूम हो जाता है। कितना प्रतिशत, तो यहाँ पे इनका कंज्यूम होगा 27%। यहाँ पे कंज्यूम हो जाता है कितना, 27%, ठीक है। 27% इसका कंज्यूम हो जाता है क्लाउड के रूप में, बादल के रूप में। आप देखोगे 100% इंसोलेशन निकली जो ये उष्मा बजट के रूप में निकले, और 27% रिफ्लेक्ट हो गया। क्योंकि आप देखो क्लाउड व्हाइट रंग के होते हैं, व्हाइट रंग को ज्यादा जो इंसोलेशन जल्दी उससे रिफ्लेक्ट हो जाती है, इनसे रिफ्लेक्ट हो गई। देखो, मैं फिर से बताऊं, शॉर्ट वेवलेंथ रूट क्यों कहते हैं, लघु तरंग दैर्ध्य क्या क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि जो भी पार्ट होते हैं गर्म, ज्यादा हीट होगी, ज्यादा गर्म होगी, उनसे निकलने वाली जो एनर्जी, वो जब अपनी एनर्जी रिलीज करेगी, वो एनर्जी कहलाए, जब रिलीज होगी जितना भी गर्म होगी उतना और तेजी से निकलेगी, उसे बोलते हैं शॉर्ट वेवलेंथ, लघु तरंग दैर्ध्य, ठीक है। अभी जब ऊपर से आएगी तो बहुत तेजी से आएगी, देखिएगा। तो ये आई और उसके बाद फिर कुछ देर दूरी पर चलने के बाद यहां पे देखोगे तो इसका कुछ पार्ट जैसे आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ऑलमोस्ट आपको 20, ये जो है 6% भाग। देखो, यहां से अगर 27% हटा दो और ये 6% हटा दो, और जब यहां से निकली 100% बादल से टकरा 27%, ये अंतरिक्ष में कहा, फिर वापस चले गए अंतरिक्ष में, वापस ही चली गई। फिर ये 6% है, इसके अंदर स्कैटरिंग होगा, स्कैटरिंग, ठीक है। स्कैटरिंग के बाद आप देखोगे रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, है ना, डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन। इस टाइप से, मतलब स्कैटरिंग मतलब आप समझ सकते हो क्या है, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन होगा, परावर्तन होगा, और ये आपको जो होगा जो परावर्तन के बाद डिफ्यूजन, आप समझ सकते हो, विसरण, विसरण होगा। इस टाइप से आप, ये हो गया 6%। ये भी उसमें, ये क्या 27 और 6, ये कहां पहुंच गए, ये भी अंतरिक्ष में चली गई, ठीक है।
100% में से शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में आई इंसोलेशन बादल से टकराया और ये वापस चले गए अंतरिक्ष में। फिर जो बचा, जो उसके बाद 27% के बाद आपको दिख रहा है 73%, 73% बचा। 73% अब नीचे आती है पृथ्वी की ओर। जब नीचे आती है तो 6% और रिफ्लेक्ट हो जाता है। भाई वायुमंडल के अंदर मौजूद बहुत सारे धूल कण होते हैं। वायुमंडल के अंदर बहुत मौजूद धूल कण होते हैं, बहुत छोटे छोटे। उस धूल कण में क्या होता है, कुछ एनर्जी प्रकीर्णन होगी। आपको मैं बता रहा था प्रकीर्णन क्या होता है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं। प्रकीर्णन होती है और चारों दिशा सारे तरफ से अलग अलग रंगों में फैल जाती है। प्रकीर्णन के थ्रू ये रिफ्लेक्ट चली जाएगी अंतरिक्ष में। फिर कुछ रिफ्लेक्शन होगा कि किसी का जो है परावर्तन होगा। दैट आई यहाँ पर मतलब यही इससे मतलब जो एक पर्टिकुलर एरिया होता है, एटम होता है, पार्ट्स होता है, धूल कण होता है, वहां पर टकराई और रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गया। उसके बाद डिफ्यूजन, किसी कुछ एनर्जी का डिफ्यूजन मतलब विसरण हो गया। इस तरह 6% एनर्जी इंसुलेशन जो होती है, फिर 6% जो एनर्जी इंसुलेशन होती है, ये फिर दोबारा वापस अंतरिक्ष में चली जाती है। तो 27 और 6 आपको हो गया होगा 33 के बाद अब जो होगा कुछ 2% और देखिएगा। ये आप टोटल आई। अब ये एनर्जी सीधा कहां पहुंचेगी, ये एनर्जी सीधा पहुंच गई आपको अर्थ पे। कहां पहुंचेगी, पूरा अर्थ पे पहुंचेगी, अर्थ। ठीक है, अर्थ पे ये पूरा जो, अगर ये 27 और 6 को हटा दे, जो बचा ये पूरा का पूरा अर्थ पे नहीं पहुंचेगी। यहां पे आने के बाद जो बाकी जो बचा है एनर्जी 67% यहां पे आई। कहां तक आ रही है, तो 67% आपको यहां तक आएगी। देखिएगा कहां तक, इस सतह तक आती है, यहां तक ये 67% आएगी। और आने के बाद 2% एनर्जी क्या होता है, यहां से डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्ट यहां से फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट परावर्तन हो जाएगा। कितना प्रतिशत, तो 2%। क्या क्यों हुआ भाई, क्योंकि पृथ्वी के आने से पहले जो पृथ्वी की सतह है ना, वो बहुत सारे उबड़ खाबड़ है, बहुत सारे चादरों, बर्फ की चादरों से ढके हुए, जो व्हाइट रंग जहां पे मिलेंगे वो एकदम रिफ्लेक्ट कर देगी। और उसी की वजह से ये पृथ्वी पे आई नहीं एनर्जी। ये सारी जो एनर्जी मैं बता रहा हूं, ये एनर्जी पृथ्वी पे आई नहीं है, नहीं एनर्जी हमने पृथ्वी को दी है, नहीं से कुछ मतलब है पृथ्वी को। ये आई और 35% टोटल हुआ, ये वापस चले गए। देखो कितना हुआ, 27 और 6 33 और 2 35। टोटल कितने प्रतिशत हो गया आपको, ये देखिएगा टोटल आप यहां देख लीजिए 35% हो गया। 35% ऊर्जा जो होता है इंसोलेशन, जैसे मतलब सूर्यताप क्या हुआ, ये वापस चली गई अंतरिक्ष में, वापस अंतरिक्ष चली गई। और इसी को बोलते हैं एल्बिडो। इसी को बोलते हैं एल्बिडो। आपको समझ में आ गया होगा एल्बिडो किसे कहते हैं। देखो मैंने कितना आसान तरीके से बताया कि भाई 27% एनर्जी आई, कहां से आई, 27% एनर्जी मतलब 100% एनर्जी इंसुलेशन बन के आई, और वहां से 27% बादल से रिफ्लेक्ट हो गई, है ना, बादल से टकराकर व्हाइट रंग की, तो जो व्हाइट रंग जल्दी रिफ्लेक्ट कर दे, टकराकर कहां चलेगी, वापस अंतरिक्ष में गई। बाकी जो बचे इनके पास एनर्जी 67% बचे, और ये 27 और में से 6 और जोड़ दो, बाकी जो बचे एनर्जी वो आई यहाँ पे। कुछ वायुमंडल के अंदर मौजूद अलग अलग धूलकण होते हैं, उस धूलकण से टकराकर 6% एनर्जी, कुछ स्कैटरिंग हो गया, कुछ रिफ्लेक्शन हो गया, कुछ डिफ्यूजन हो गया। ये क्या, ये भी वापस अंतरिक्ष में चली गई। और 2% एनर्जी जो पृथ्वी की सतह से टकराकर, चाहे पहाड़ हो, पर्वत हो, झरने, जिससे भी टकराकर, पेड़ पौधे जिससे भी टकरा वापस चले गए। टोटल 35% एनर्जी पृथ्वी को बिना गर्म किए, बिना एनर्जी दिए जो वापस चली गई, उसे बोलते हैं एल्बिडो, है ना, उसे बोलेंगे क्या, एल्बिडो। अब देखो ये आपको समझ में आ गया एल्बिडो, ठीक है। ये 35, अब बचा कितना प्रतिशत एनर्जी, तो ये देखोगे आपको टोटल एनर्जी बचा 49%। ये कितना, अगर 35% चले जाए तो कितना बचेगा इसके बाद, 65%। 65% एनर्जी अभी ये भी पृथ्वी पर नहीं आई, अभी देखिएगा 65% एनर्जी। अब देखिए क्या होता है कि
कुछ एनर्जी जब इंसोलेशन वापस आती है इस पे, ये तो एल्बिडो समझना था, जब एनर्जी आती है क्लाउड के बाद ये बादलों में आती है, क्या ये वायुमंडल पे आती है, कहां पे, यहां पे आप देखिए कि वायुमंडल है, जब ये वायुमंडल पे आती है, वायुमंडल सतह में ट्रैप कर जाती है, ट्रैप मतलब फंस जाती है, फंसना के या समझ सकते हो, परावर्तन वायुमंडल में क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है, जो कैप्चर हो जाता है, ट्रैप मतलब उसी वायुमंडल के अंदर फंस जाती है, जिसे बोलते ट्रैप, एब्जॉर्ब हो जाता है, क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता, अवशोषित हो जाता है, अवशोषित लिख सकते हो, अवशोषित हो जाता है, कितना प्रतिशत एनर्जी, तो ये जो है 14% एनर्जी, देखो 14% एनर्जी अवशोषित हुआ, ये एनर्जी जो है, ये एनर्जी को एल्बिडो में कंसीडर मत कह देना, ये एनर्जी 14% है, ये 14% एनर्जी जो है ये पृथ्वी के वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल है, वायुमंडल में कुछ ना कुछ एनर्जी दे रही है, वायुमंडल को गर्म कर रही है, तो हम एल्बिडो में नहीं गिनेंगे भाई। 100% एनर्जी आई, 27% बादल ले गया, 6% स्कैटरिंग ले गया, 2% सतह ले गया, एल्बिडो खत्म, बाकी जो बचा एनर्जी जो उसी के साथ स्कैटरिंग के अलावा जो एनर्जी बचा था वो ट्रैप में फंस गया, कितना प्रतिशत, तो 14%, कितना प्रतिशत एनर्जी फंस गया, तो 14% कहां पे फंस गया, तो वायुमंडल के सतह में, वायुमंडल के जो सतह होते हैं अलग अलग लेयर, वायुमंडल के सतह में ट्रैप में फंस गया, वहां वायुमंडल ने अवशोषित कर लिया 14% एनर्जी, ये अवशोषित कर लिया, ठीक है। जब इसमें 14% एनर्जी अवशोषित कर लेगी, अब टोटल यहाँ पे 65% बचा था, 14%। अब देखो इसके अलावा क्या होता है वायुमंडल के अंदर, इसके अलावा क्या होता है, ये एनर्जी है, ये अवशोषित हुआ, टोटल जो 65% एनर्जी ये भी पृथ्वी पर नहीं आई है। अब जब 65 में से 14 निकाल जाओगे तो कितना बचेगा आपके पास, टोटल आपके पास जो बचेगा 51% एनर्जी बचेगी। अगर आप एनर्जी तो कितना बचेगा, अगर 14% ले गए तो कितना प्रतिशत बचा आपके पास, तो कितना प्रतिशत बचा, तो 51%, देख लीजिए, अगर 27% हटा गया, 65% बचा, ठीक है ना, 65% में से अगर 14% निकाल दोगे तो 5 में 4 गया 1, 6 में से 1 गया 5, तो 51% एनर्जी आपके पास बच गई है, ये आती है पृथ्वी पर, ये कहां आती है, तो पृथ्वी पे आते पहुंची, समझ लीजिए कितना प्रतिशत, कोई बोले भाई पृथ्वी पर कितना प्रतिशत एनर्जी आती है, टोटल 100% का 51% ही इंसोलेशन आती है पृथ्वी की सतह पर, ठीक है, हमने इसे जाना, ये पर पहुंचा। अब देखो अब क्या होता है इससे, अब जब आ गया इंसोलेशन, ये सब जो आ रही है इसे बोलते हैं पार्थिव विकिरण, पार्थिव विकिरण बोलते हैं लघु तरंगदैर्घ्य, शॉर्ट वेवलेंथ, क्या बोलेंगे इसको, ये सारे एनर्जी जो आई इसे बोलते हैं शॉर्ट वेवलेंथ, बहुत तेजी से आई, इससे पृथ्वी गर्म नहीं हुआ, इससे वायुमंडल या पृथ्वी गर्म नहीं हुआ, देखिएगा क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी गर्म किससे होता है, सूरज से निकलने वाले रेडिएशन से या पृथ्वी से निकलने वाले रेडिएशन से, तो आपको दिखेगा वायुमंडल किससे गर्म होगा, तो देखिए कि ये जब आई तो इसका वेवलेंथ बहुत तेज होता, शॉर्ट मतलब लघु तरंगदैर्घ्य होता, बहुत तेजी से चलती है, ये इतनी तेज से एनर्जी चलती है कि भाई जो भी बादल उदल आए आराम से ये लघु तरंगदैर्घ्य है ना, ये बहुत तेजी से आएगी और तुरंत पार उड़ करते हुए सतह पे पहुंचे 51%। अब जब यहां से एनर्जी निकलेगी, अरे अब तो अपना एनर्जी रिलीज करेगी ना, जब ये एनर्जी रिलीज करेगी तो ये होगा शॉर्ट वेवलेंथ, जब ये अपना एनर्जी रिलीज करेगी तो कौन सा वेवलेंथ होगा, तो शॉर्ट वेवलेंथ कहलाएगा, क्या कहलाएगा, जब ये अपना एनर्जी जब रिलीज करेगी अलग अलग दिशाओं में करेगी, ठीक है, थोड़ा इंक डाल देता हूं, ठीक है। देखिए हमने देखा सन से निकलने वाला रेडिएशन शॉर्ट वेवलेंथ, जब यहां से निकलेगी एनर्जी तो इसको क्या बोलेंगे, जब ये अलग अलग दिशा में रिलीज करे एनर्जी को तो इसे क्या बोलेंगे, शॉर्ट वेवलेंथ, लॉन्ग वेव लेंथ, देखिए
ठीक है, लॉन्ग वेवलेंथ, इसे बोलते हैं दीर्घ तरंग, पार्थिव विकिरण, विकिरण इसे बोलते हैं दीर्घ तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दीर्घ तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जब ये अपना एनर्जी रिलीज करेगी, तो जब ये अपना एनर्जी रिलीज करती है इस टाइप से, तो बहुत सारे एनर्जी जैसे होगा कि आपको देखेगा इसके अंदर जो है 19% जो एनर्जी इसका कंज्यूम होगी, किसमें, वाष्पीकरण में, वाष्पीकरण में, वाष्पीकरण जिसे बोलते हैं एवोपरेशन, ठीक है। उसके बाद ये एनर्जी है कंज्यूम। उसके बाद आप देखिएगा संवहन विक्षोभ में चला जाता है। फिर बचता आपके पास कितना, 6% एनर्जी। तो ये 6% एनर्जी है, ये इफेक्ट रेडिएशन कहलाता है। कौन सा, इफेक्टिव रेडिएशन, जिसे बोलते हैं इफेक्टिव रेडिएशन को बोलते हैं प्रभावी विकिरण। ठीक, ध्यान रखिएगा, प्रभावी विकिरण बोलते हैं। देखिएगा पृथ्वी के अंदर जो एनर्जी रिलीज करी, 19% इन्होंने वाष्पीकरण के तहत अपना एनर्जी को खपत किया। 9% संवहन विक्षोभ, जो पवनों में अलग अलग संवहन धाराएं चलती है उसमें इनको खर्च हुए, ठीक है ना। और 6% रेडिएशन, इफेक्टिव रेडिएशन, प्रभावी विकिरण के तहत ये वापस ये सब जो है अंतरिक्ष में चली जाती है। ये सारे जो एनर्जी है आपको दिखेगा, ये सारे एनर्जी कहाँ चली जाएगी, तो ये सारे के सारे एनर्जी कहाँ चली जाएगी, ये सब अंतरिक्ष में चले। कितना, 19 और 9 और 6, 9 6 15 और 19 34 हो गया। 9 6 15 और 19, तो आपको हो गया 30 4 34। तो 34% जो एनर्जी है ये भी कहां चली गई, तो 34% एनर्जी कहां चली गई, तो कहां चली, अंतरिक्ष में चली गई, अंतरिक्ष में। अभी अंतरिक्ष में नहीं गई, अभी अंतरिक्ष में नहीं गई। 34% हो गया, अब ये आ गया 34%। अब देखिए कुछ बचता कितना, 17% एनर्जी। जब ये 17 बाकी कितना प्रतिशत बचेगा, देखिएगा 34, ये अभी अंतरिक्ष में नहीं जाएगी, ये 34% जोड़ लीजिए, 34% कितना, 34% और ऊपर का 14%, पर कितना है, 14%। इनको प्लस करिएगा दोनों को, तो सीधा हो जाएगा 8 और ये 4, 48% एनर्जी कहां पहुंच गई, वायुमंडल को गर्म करने पहुंच गई। कहां पहुंच गई, वायुमंडल के अंदर, वायुमंडल के अंदर, वायुमंडल में क्या, वायुमंडल को एनर्जी, वायुमंडल को गर्म करने पहुंच गई। देखो फिर डायग्राम आपको पूरा समझ में आ रहा है ना, ये बहुत बड़ी बनी, आप आराम समझिएगा। देखिए क्या है कि पृथ्वी से निकली पृथ्वी पर पहुंची 51% एनर्जी, 51% का जो 34%, 19% वाष्पीकरण, 9% संवहन विक्षोभ जो अलग अलग धाराएं होती है, और 9% जो है 6% रेडियो जो इफेक्टिव रेडिएशन के जरिए जो कहां चली जाती है, ये सब कंज्यूम करके जा रही, कहां पे, ये कहां जा रही, वायुमंडल में जाके, अभी वायुमंडल को पार करके अंतरिक्ष में चली जाएगी। तो ये वायुमंडल में चली गई। 14% तो ऑलरेडी उसमें फंसा ही हुआ है, बादलों मतलब अलग अलग धूल कण की वजह से फंसा हुआ, मतलब गर्म करिए 14% एनर्जी, और ये 48%, ये 34% एनर्जी और जाके गर्म करने लगती है। तो वायुमंडल गर्म हो ना, और जब ये वापिस जाती है ना, तो इसे बोलते हैं पार्थिव विकिरण के तहत गई है। किसके तहत गई है, पार्थिव विकिरण के तहत गई। इसको बोलते हैं शॉर्ट वेव लॉन्ग पार्थिव विकिरण, पार्थिव इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इंग्लिश में लिख दो, हिंदी में लिख दो, पार्थिव विकिरण। ठीक है, पार्थिव विकिरण के तहत ये, इसको बोलते हैं पार्थिव विकिरण के तहत ये अंतरिक्ष में जाएगी 34%। तो बच गया कितना,
अब बचा जो 17% जो एनर्जी है, ये भाई 51 में से अगर 34 हटा दोगे तो 17% बचेगी ना। तो 17% जो एनर्जी आप देखिएगा यहाँ पे, बाकी जो 17% एनर्जी है, कितना प्रतिशत, 17% जो ऊर्जा है, सीधा कहां, डायरेक्ट अंतरिक्ष में पहुंच जाती है। ठीक है, सारे कंज्यूम करने के बाद 17% एनर्जी कहां पहुंच जाती है, अंतरिक्ष में। देखिएगा कि भाई 51% में 34% तो वाष्पीकरण, संवहन और आपके पास जो प्रभावी विकिरण के तहत ये कहां चली गई, फिर वायुमंडल में ही चली गई, फंस गई, उसको गर्म कर रही है। लेकिन जो 17% एनर्जी बची थी, इसके अंदर ऊर्जा थी, सर कंज्यूम करने के बाद ये डायरेक्ट अंतरिक्ष में वापस चली जाएगी। किसके तहत वापस जाएगी, तो पार्थिव विकिरण मतलब दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप में वापस जाएगी। फिर से बता रहा हूं। और पृथ्वी, अब क्वेश्चन आता है भाई कि पृथ्वी सबसे ज्यादा गर्म किससे होता है, लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में या दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप में? तो सबसे ज्यादा गर्म दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप में होता है। क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि भाई पृथ्वी सबसे ज्यादा गर्म पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा से होती है, जो पृथ्वी से निकलने वाली ऊर्जा से होती है। तो पृथ्वी से निकलने वाली ऊर्जा से होती है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य से निकलने वाली जो ऊर्जा जो होती है वो बहुत तेजी रहती है, उसके अंदर बहुत ताकतवर रहती है, तो वो चीरते फाड़ते हुए आराम से पृथ्वी के ऊपर पहुंच जाती है। लेकिन ये लघु तरंग दैर्ध्य आराम से जाती है और ये अलग अलग जगह पर फंस जाती है। जैसे वायुमंडल में 48% हो गया यहाँ पे, मतलब 14% पहले का और 34% आपका, तो 48% हो गया, और बाकी बचा 17%, ये ऊर्जा अंतरिक्ष में चली गई। तो ये है आपको ऊष्मा बजट का संतुलन। अगर बोलेगा कि भाई ऊष्मा बजट का जो संतुलन अगर आपसे पूछा जाएगा, जो आपको बोलोगे नेट रेडिएशन, शुद्ध विकिरण किसे कहते हैं, अगर क्वेश्चन यहाँ पे आएगा नेट रेडिएशन, तो इसको क्या बोलते हैं? नेट रेडिएशन का मतलब ये होता है कि सूर्य से निकलने वाले 100% ऊर्जा पृथ्वी तक जिस तरह पहुंचती है उस तरह, जबकि 100% नहीं पहुंचती, जिस तरह जितने में पहुंचे उस तरह 100% वापिस अगर अंतरिक्ष में चली जाए, जिसी भी तरीके से चली जाए, उसे बोलते हैं क्या? शुद्ध विकिरण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक और चीज है प्रतिलोम विकिरण, इफेक्टिव रेडिएशन जैसे बोलते हैं, प्रतिलोम विकिरण जो इफेक्टिव रेडिएशन, एक है इफेक्टिव रेडिएशन, प्रभावी विकिरण। ये क्या है, देखो कि भाई वायुमंडल में जो एनर्जी वायुमंडल में चली गई, जो पृथ्वी से निकलने वाली ऊर्जा जो वायुमंडल में गई और वायुमंडल से दोबारा वापस पृथ्वी पर आ गई, इसी को बोलते इफेक्टिव रेडिएशन, प्रतिलोम विकिरण, प्रभावी विकिरण बोलते। फिर से बता रहा हूं, जो पृथ्वी से निकली एनर्जी वायुमंडल में गई, फिर वायुमंडल से फिर पृथ्वी पर आई, इसी का बोलते प्रभावी विकिरण, इफेक्टिव रेडिएशन। तो हमने देखा कि नेट बजट अगर बोलो, इसका बजट जो बोलते हैं नेट बजट में, जो 100% ऊर्जा आई 100% वापस चली गई। जबकि ये अलग अलग जगह पे अलग अलग, कहीं पठार है, कहीं पहाड़ है, कहीं नदियां हैं, कहीं तालाब है, तो कहीं एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होती है, कहीं एनर्जी कम कंज्यूम होती है, उसी हिसाब से इसका बजट बनता है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। फिर से रेडिएशन रिवीजन कर लीजिएगा इसको आराम से कि भाई 100% ऊर्जा निकलती है कहां से, सूर्य से। तो सूर्य से 100% ऊर्जा निकलने के बाद 27% बादल ले लेते हैं, 6% आपको स्कैटरिंग वायुमंडल के अलग अलग जो धूलकण मौजूद वो ले लेती है, और 2% सतह पे पहुंचने से पहले वापस हो जाती है। टोटल मिला के 35% ये कहलाता है एल्बिडो। ठीक है, अब बता 14% जो है उसमें वायुमंडल को कुछ ना कुछ योगदान देते, क्या देते, एनर्जी देते, गर्माहट प्रदान करती है। तो वो गर्मी इसके अंदर रहता है 14%, तो टोटल हो गया, मतलब 35% हटा दो 14% हो गया, बाकी बचा कितना, 51% पृथ्वी पर आती है। जब पृथ्वी पर आते 51%, तो उसका जो 34% में से 19% वाष्पीकरण में कंज्यूम हो जाता है, 9% इफेक्टिव रेडिएशन, 6% प्रभावी विकिरण, ये भी जाके 34% जाके किसमें मिल जाती है। तो जैसे 14% वायुमंडल के ट्रैप में फंस गई थी, अवशोषित हो गई थी, जब ये पार्थिव विकिरण की तरह वापस जाती है वायुमंडल में, तो ये जाके 34% वायुमंडल में फंस जाते हैं। टोटल 48% मिलकर वायुमंडल को गर्म करती है। इसलिए बोलते हैं देखो कि हमें पृथ्वी के ऊपर ज्यादा गर्मी, ऐसी कोई पदार्थ नहीं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह नहीं यूज करनी चाहिए ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद उस तरह वायुमंडल को उस तरह फंसा देगी और जाम कर देगी, और जितना ज्यादा वायुमंडल जाम होगा
उतना ज्यादा पृथ्वी की गर्माहट रहेगी। अब देखो आजकल ग्लोबल वार्मिंग की समस्या इसकी वजह से है। अब जैसे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गैस छोड़ रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी से निकलने वाली जो रेडिएशन है जल्दी पार नहीं कर पाती वायुमंडल को। और वायुमंडल में अगर जितना गैस छोड़ोगे उतना आपका वो घना बन जाएगा, उस तरह आपका कोई भी पृथ्वी से निकलने वाली रेडिएशन बाहर नहीं निकल पाएगी और उसकी वजह से पृथ्वी गर्म रहेगा। तो ये 48% हो गया। 17% वापस ऊर्जा अंतरिक्ष में चली जाती है, इसे बोलते हैं अंतरिक्ष, इसे बोलते हैं क्या अंतरिक्ष में पहुंच जाती। तो इस टाइप से हमने देखा उष्मावजत, बहुत अच्छे समझ में आएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी है। जो जीटी तिरुवंत के अनुसार बहुत इजी टॉपिक था। आई होप बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।